हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम 11 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो है इंडिया फर्स्ट कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ को अवार्ड। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों में बेंगलुरु में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप के क्षेत्र में कई अवार्ड मिले हैं। तो देखते हैं चलिए कि वो कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ को कुल 4 श्रेणियों में अवार्ड मिले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को कुल 4 श्रेणियों में अवार्ड मिले हैं। और वो श्रेणियां कौन सी है और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो देखिए, इमोबिलिटी के वर्ग में स्मार्ट यात्री प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला है। महिला वर्ग में ग्रीन फील्ड इको सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला है। एग्रीटेक के क्षेत्र में सिद्धार्थ एग्रो मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला है। और ब्लॉकचेन के वर्ग में प्रोमिनेंट इनोवेशन लैब प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला है। अब देखिए, हमको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास टॉपिक तो है, लेकिन हम उसको किस वे में पढ़ें कि वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बने या फिर यूजफुल बने। तो देखिए, जैसे एक ये टॉपिक है तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको या तो किसी भी एक कंपनी का नाम बता दिया जाएगा कि जस्ट सपोज स्मार्ट यात्री प्राइवेट लिमिटेड को किस क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अवार्ड मिला है। तो आपका आंसर क्या होगा? इमोबिलिटी के क्षेत्र में, या ऐसे ही और कुछ। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे एग्रीटेक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की किस कंपनी को स्टार्टअप के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। तो इस टॉपिक से कुछ इस तरीके क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि मैच द कॉलम के पैटर्न में आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक तरफ आपके क्षेत्र दे दिए गए, वर्ग दे दिए गए, और एक तरफ आपकी कंपनीज का नाम दे दिया गया, और आपको मैच द कॉलम करना है कि किस कंपनी को किस वर्ग में अवार्ड मिला हुआ है। तो इस टॉपिक को हमें इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, और अगर हम इस कॉन्क्लेव के बारे में देखें तो ये जो कॉन्क्लेव था, इसमें स्टार्टअप इन्क्यूबेशन के लिए इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ इन्क्यूबेशन सेंटर के रूप में सम्मानित किया गया है। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार विगत कुछ वर्षों से स्टार्टअप को लेके बहुत ज्यादा सजग हो गई है। और स्टार्टअप के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए नवीन औद्योगिक नीति जो बनाई गई है, जो 2019 से 24 तक के लिए, उसमें कई नीतियां स्टार्टअप्स के लिए भी बनाई गई है। और छत्तीसगढ़ में इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में 4.5 वर्षों में 833 स्टार्टअप इकाइयां जो है वो पंजीकृत की गई है। अब अगर हम इस कॉन्क्लेव के बारे में बात करें तो इसका आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया था, और इसके जो आयोजक रहे हैं वो रहे हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में, जो है सड़क सुरक्षा अभियान। हमेशा ही सरकार या छत्तीसगढ़, विशेषतः छत्तीसगढ़ पुलिस या ट्रैफिक पुलिस जो है वो लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सजग रहती है, और इसीलिए वो बीच बीच में कुछ अभियान चलाती है जिसके थ्रू लोगों को जागरूक कर सके। तो इसी सिलसिले में एक छत्तीसगढ़ पुलिस की एक पहल है जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस जो है वो एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन करने वाली है। तो इस महोत्सव में क्या होगा, तो इसके अंतर्गत प्रदेश के रचनाधर्मी लोगों को सड़क सुरक्षा पर लघु फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, और इस लघु फिल्मों को अलग अलग कैटेगरी में राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और ये जो फिल्म बनाई जाएगी लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के क्षेत्र में, फिर इसे जगहों जगहों पर जो भी डिस्प्ले होगा उसमें चलाया जाएगा, ताकि इन फिल्मों को देख के लोग सड़क सुरक्षा के प्रति सजग हो सके। ठीक है, और न सिर्फ फिल्में बनाने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, बल्कि उन लोगों का नाम जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा, और उन लोगों को राशि पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो वो राशि पुरस्कार क्या होगी? सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 80,000 रुपए, सर्वश्रेष्ठ कहानी को 25,000 रुपए, फिर सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए 25,000 रुपए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री के लिए 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि जो है वो रखी गई है। ये इस महोत्सव का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग जब फिल्म बनाएंगे तो वो खुद भी इस क्षेत्र में जागरूक होंगे,
और अपने साथ काम करने वाले लोगों को जागरूक होंगे। और जब एक फिल्म बनके तैयार हो जाएगी और उसे डिस्प्ले किया जाएगा तो उससे लोग भी अपनी सड़क सुरक्षा के लिए सजग हो जाएंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि रीपा की सेवा गतिविधियों में जिलों की स्थिति। रीपा, जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से एक पहल है जिसके थ्रू रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। और ये पार्क जो है वो रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वहां के लोगों को स्वरोजगार दिलाया जा सके, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाया जा सके और उनकी जीवन स्थिति में सुधार किया जा सके। तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसी जगह है जहाँ पे रीपा सेंटर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, अलग अलग सामान बना रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में रीपा की सेवा गतिविधियों से हितग्राहियों को लगभग 37 लाख रुपए की आय अब तक हो चुकी है। और इन सेवा गतिविधियों में राज्य के जो आकांक्षी जिले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं, उन सारे 10 आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा को प्रथम स्थान और कांकेर को द्वितीय स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है। और जैसा कि रीपा का संचालन गौठानों के आसपास किया जाता है या गौठानों में किया जाता है, तो राज्य के विभिन्न गौठानों में कुल 300 रीपा केंद्र संचालित है, जिनमें से 1103 जो है गतिविधियां संचालित होती है। मतलब 300 रीपा केंद्र है जिसमें 1000 से भी ज्यादा गतिविधियां जो है वो संचालित होती है। अलग अलग प्रकार की चीजें, वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उन बनी हुई वस्तुओं को सरकार जो है वो बाजार प्रोवाइड करती है ताकि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनकी जीवन स्तर में सुधार हो सके, विशेषतः उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो जाए। अब हम आते हैं एस्मा एक्ट के लिए। जैसा कि हम समाचार में देख रहे हैं कि अलग अलग शासकीय कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जा रहे हैं। तो वो हड़ताल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हमने न्यूज में पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के ऊपर एस्मा एक्ट लागू करेगी। तो वो एस्मा एक्ट क्या है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एस्मा एक्ट क्या है। तो एस्मा एक्ट का पूरा नाम है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। और इसे हिंदी में बोलते हैं अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। ठीक है। और ये कानून क्यों लगाया जाता है, ये एक्ट कब लगाया जाता है, तो ये हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। एस्मा एक्ट क्यों लगाया जाता है, हड़ताल को रोकने के लिए। अब हम कुछ डिटेल्स देखते हैं कि अगर एस्मा एक्ट सरकार को लागू करना है, ठीक है, तो इसको लागू करने से पहले क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, उन्हें किसी भी समाचार पत्र के माध्यम से या किसी भी अन्य संपर्क के माध्यम से उन्हें इसकी सूचना दी जाती है कि हम एस्मा एक्ट लगा सकते हैं, ताकि इसकी सूचना से हो सकता है कि वो अपना हड़ताल बंद कर दे। ये सरकार की मंशा होती है। ठीक है। एस्मा एक्ट जो है वो अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है और इसके लागू होने के बाद भी यदि कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है तो ये अवैध होगा और इस हड़ताल के लिए उन कर्मचारियों को दंड भी दिया जा सकेगा। ठीक है। और इसमें दंड क्या होगा, तो एस्मा एक्ट लगने के बाद भी हड़ताल करने पर 6 माह की कैद या 250 रुपए या फिर दोनों सजा के तौर पे अध्यारोपित की जाएगी। ठीक है। एस्मा एक्ट जो है वो एक केंद्रीय कानून है और इसे 1968 में लागू किया गया है और जो राज्य सरकारें हैं वो इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य सरकारें जब लगता है ये कि अब एस्मा एक्ट लगाना अत्यावश्यक हो गया है, तो उसे केंद्र सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो इस एक्ट को यूज करने के लिए फ्री हैं। वो जब चाहे, जब आवश्यकता पड़े, उन्हें लगे कि अब आवश्यक हो गया है, तो वो इस एक्ट को लागू कर सकती हैं कभी भी। ठीक है। तो ये हमारा एस्मा एक्ट का था। अब हम आते हैं अगला कि राज्य स्तरीय आम प्रदर्शनी महोत्सव। रायपुर में अभी हाल ही में जुलाई में आम प्रदर्शनी महोत्सव हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आमों का प्रदर्शन जो है वो किया गया है। तो हमारे लिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि किसके द्वारा किया गया है, तो उद्यान विभाग एवं प्रकृति की और सोसाइटी द्वारा। ठीक है। उद्यान विभाग और एक सोसाइटी है जिसका नाम है प्रकृति की ओर, इसके द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो रायपुर में किया गया था। इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है, शासकीय उद्यान रोपड़ी बाघाडोला पुसौर जिला रायगढ़ को। किसके लिए, चौसा किस्म के आम के लिए। और
शासकीय उद्यान रोपणी कुंजारा लैलूंगा जिला रायगढ़ को हल्दी स्वादी आम के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन ये दो ही नहीं है जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसके अलावा द्वितीय स्थान किसे मिला है? शासकीय उद्यान रोपणी धर्मजयगढ़ को लंगड़ा किस्म के आम के लिए ये द्वितीय पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। अब देखिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें पूछा जा सकता है कि लंगड़ा किस्म के आम के लिए किसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, या आम की किस्मों के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रदर्शनी 17 से 19 जून 2023 तक लगाई गई थी और इस आयोजन में 15 किस्मों के उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले आम को प्रथम, 15 प्रकार की किस्मों को द्वितीय और 15 प्रकार की किस्मों को सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक। ठीक है, NQAS। तो NQAS का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो किसके द्वारा ये मानक तय किए गए हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ये क्या है हम देखते हैं। तो NQAS जो है वो अलग अलग जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनके मेंटेनेंस और उनकी गुणवत्ता के आधार पे स्वास्थ्य केंद्रों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस साल जो ये NQAS मानक प्रोवाइड किए गए हैं उसमें छत्तीसगढ़ के कुल 6 स्वास्थ्य केंद्रों को, जिसमें से 2 जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 4 जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको भी इस मानक से नवाजा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन से 6 स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। तो पहला है उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरगुजा को, बागबहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महासमुंद को, जरवे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जांजगीर चांपा को, कुमरावंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर, बटाईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरगुजा और बागोदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांकेर को ये मानक प्रदान किया गया है। अब एग्जाम में हो सकता है कि हमारे पास इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें बोल दिया जाए कि इनमें से किसे NQAS से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है, और आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस दे दिए जाए जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों के नाम हो, और उसके बाद फिर जैसे हमारे पास आता है कि 1 2 3 1 2 3 4 5 की इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं। तो इस तरीके से इस टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था 11 जुलाई से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स का। इसके बाद हम आगे के करंट अफेयर्स के बारे में अगले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।